पहले एक समय था जब मोबाइल पे लूडो नहीं खेलते थे, है ना, फिजिकल फॉर्म में हम लूडो खेलते थे। तो जिससे हम लूडो खेलते थे उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम डाइस बोलते हैं, पासा बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी, डाइस दिखने में कुछ ऐसा होता है। आप लोग सब जानते हैं कि डाइस बेसिकली क्या होता है। ठीक है, किसी भी डाइस में, जिसको घन भी कहते हैं, हम क्यूब भी कहते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर है, जो घन और घनाभ चैप्टर है, वो डिफरेंट चैप्टर है ना। घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड जो चैप्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। और डाइस जो चैप्टर है बिल्कुल अलग है। ये दोनों के दोनों ही जो चैप्टर है वो अलग अलग चैप्टर है। डाइस यानी कि पासा। ठीक है, डाइस यानी कि पासा। ओके। हाँ जी, ये रहा भैया आपके डाइस। डाइस यानी कि पासा। आपके एग्जाम में जो क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर है वो अलग चैप्टर है। किसी भी डाइस में, किसी भी पासे में टोटल कितनी सरफेस होती है? सर जब हम डाइस को देखते हैं तो किसी भी डाइस में टोटल 6 सरफेस होती हैं। दुनिया जानती है कि डाइस में 6 सतह होती हैं, है ना। कितनी सरफेस होती है डाइस में? 6 सरफेस होती है, 6 सतह होती हैं। अच्छा, लेकिन जब हम कभी भी डाइस को देखते हैं, जब हम कभी भी डाइस का कोई भी फिगर देख रहे होते हैं, डाइस को किसी भी एंगल से देखोगे, जैसे कि ये फिगर आप देख रहे हो, ये देख रहे हो ना फिगर डाइस की। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं। ये वाली जो फिगर आप देख रहे हैं डाइस की, ये जो फिगर देख रहे हैं, ठीक है, ये बताओ यहां पर एट ए टाइम आपको डाइस की टोटल कितनी सरफेस दिखाई दे रही है? सर डाइस में होती तो टोटल 6 सरफेस है, लेकिन दिखाई कितनी दे रही है? लेकिन दिखाई कितनी दे रही है? सर दिखाई सिर्फ 3 सरफेस दे रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 3। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे कितनी डॉट है? यहाँ पे भैया 5 डॉट है। कितनी डॉट है? 5। 3 और 3, यहाँ पे कितनी डॉट है? यहाँ पे 6 डॉट है। ठीक है, यहाँ भी आपको टोटल कितनी सरफेस दिखाई दे रही है? 3 सरफेस दिखाई दे रही है। 1 डॉट, 4 डॉट और ये 2 डॉट। तो डाइस में होती है भैया 6 सरफेस, लेकिन एट ए टाइम हमेशा हमें 3 सरफेस दिखाई देती हैं। और जो बाकी की 3 सरफेस होती है ना, बाकी की 3 सरफेस बेटा छिपी हुई होती है। बाकी की 3 सतह छुपी होती हैं जो हमें दिख नहीं रही होती। तो इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है? अपोजिट सरफेसेस को आइडेंटिफाई करना है। एक ऐसी सरफेस होगी बेटा जो 5 के पीछे होगी, है ना। एक ऐसी सरफेस होगी जो 3 के पीछे होगी। एक ऐसी सरफेस होगी जो 6 के पीछे होगी। एक ऐसी सरफेस होगी जो 1 के अपोजिट होगी। एक ऐसी सरफेस होगी जो 4 के अपोजिट होगी। और एक ऐसी सरफेस होगी जो 2 के अपोजिट होगी। तो यहाँ पर किसी भी डाइस में एट ए टाइम हमें 3 सरफेस दिखाई देती हैं। किसी भी डाइस में एट ए टाइम हमें कितनी सरफेस दिखाई देती हैं? एट ए टाइम हमें 3 सरफेस दिखाई देती हैं। जबकि होती कितनी है? टोटल 6 सरफेस होती है। दिखाई कितनी दे रही है? दिखाई दे रही है 3, होती है 6 सरफेस। तो इस पूरे चैप्टर में पता आपको क्या करना है? इस पूरे चैप्टर में इन अपोजिट सरफेसेस को ही आइडेंटिफाई करना है। इन छिपी हुई सतहों के बारे में ही आपको पता लगाना है। अच्छा, जब आपके एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में हमेशा यही वाला डाइस आएगा जिसपे नंबर ऑफ डॉट्स बनी होती हैं। जैसे 1 डॉट हो गई यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 4 डॉट्स हो गई। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में जब भी डाइस का क्वेश्चन आएगा उस पे हमेशा नंबर ऑफ डॉट्स होंगी ना। हमारे एग्जाम में, है ना, डॉट्स की जगह हम नंबर्स का यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा डाइस का, जरूरी नहीं है कि 1 से लेके 6 तक की संख्याएं होंगी। हम वहां पे अल्फाबेट का भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अल्फाबेट का ही हम यूज करेंगे। वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं? सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो जो एग्जाम में डाइस आएगा उसकी 6 सरफेस पे हम कोई भी पिक्चर मेंशन कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर, कैसी भी पिक्चर हम मेंशन कर सकते हैं। हम इनका मिक्सअप भी दे सकते हैं, जैसे अल्फाबेट, नंबर और सिंबल। तो कहने का मतलब है हमारे एग्जाम में जो डाइस का क्वेश्चन आता है ना, उस डाइस में जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 to 6 आपको डॉट्स मिलेंगी। उसकी जगह 1 से लेके 6 तक संख्याएं हो सकती हैं। ABCDEF हो सकता है, ठीक है, सिंबल्स हो सकते हैं। कहने का मतलब है 6 सरफेस पे कुछ भी प्रिंट हो सकता है। ये फिक्स नहीं है कि 6 सरफेस पे हमें 1 2 3 4 5 6 ही प्रिंट करना है। हम इससे बड़े नंबर्स भी 6 की 6 सरफेस पे प्रिंट कर सकते हैं। मान लो हम ये भी नंबर प्रिंट कर सकते हैं, 2 9 10 12,
मतलब कोई भी नंबर प्रिंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सर डाइस तो सर यही होता है, ये डाइस नहीं होते, ये सारे के सारे डाइस हैं। ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें अपोजिट सरफेसेस को आइडेंटिफाई करना है। किसको आइडेंटिफाई करना है? अपोजिट सरफेसेस को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, जब हमारे एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन आएगा तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? सबसे पहला केस क्या बनता है? सबसे पहला केस ये बनता है डाइस का, सबसे पहला केस बनता है व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन। जब हमारे क्वेश्चन में डाइस की सिर्फ एक फिगर दी होगी, वन ओनली वन फिगर इज गिवन, सिर्फ एक सिंगल फिगर दी होगी डाइस की, कि जैसे ये एक डाइस है ना, जब आप इस डाइस को देख रहे हैं तो आपको तीन सरफेस दिखाई दे रही हैं। वो तीन सरफेस हैं बेटा, एक, तीन, पांच, और बाकी की तीन सरफेस छिपी हुई हैं। तो इस फिगर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड केस क्या बनता है? सेकंड केस बनता है बेटा टू फिगर्स क्वेश्चन। सेकंड जो केस होता है वो होता है टू फिगर्स क्वेश्चन। कहने का मतलब है एक ही डाइस के दो फिगर आपके सामने होंगे। जैसे कि जब आपने डाइस को देखा, जब आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिए 135, और इसी डाइस को किसी और एंगल से आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो शायद आपको कुछ और दिखेगा। जैसे कि इस बार आपको दिखा 3, 4, 6। तो यहाँ पर एक ही डाइस की दो अलग अलग फिगर आप लोगों को दी गई हैं। जैसे कि जब आप इस डाइस को पहली बार देख रहे हो तो आपको कौन कौन सी सरफेस दिखाई दे रही है? सर मुझे दिखाई दे रही है 4, मुझे दिखाई दे रही है 3, और मुझे दिखाई दे रही है 2। जब मैं इस डाइस को देख रहा हूं तो मुझे 4, 3, 2 दिखाई दे रही है। अब इसी डाइस को अगर मैं किसी और एंगल से दिखाऊं आपको, अगर मैं इसी डाइस को किसी और एंगल से दिखाऊं तो अब आपको दिखाई दे रहा है 6, 4 और 2। तो यहां पर क्या बनता है सेकंड केस में, कि एक ही डाइस की दो अलग अलग फिगर हमारे एग्जाम में आएंगी। अच्छा, केस थर्ड क्या बनेगा? अच्छा ये बताओ, पहला केस तो बन गया वन फिगर क्वेश्चन, दूसरा केस बन गया टू फिगर क्वेश्चन। ये बताओ केस थर्ड क्या बनेगा? सोच कर बताओ केस थर्ड क्या बनेगा, है? थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। अगर पहला केस बेटा वन फिगर क्वेश्चन है, दूसरा केस अगर टू फिगर क्वेश्चन है, तो तीसरा केस क्या बनेगा? सर तीसरा केस बनेगा थ्री फिगर क्वेश्चन, चौथा केस बनेगा फोर फिगर क्वेश्चन, पांचवा केस बनेगा फाइव फिगर क्वेश्चन। ऐसे तो इनफाइनाइट केस बन जाएंगे। तीसरा जो केस बनता है वो बनता है मोर देन टू फिगर्स। जब हमारे एग्जाम में दो से ज्यादा फिगर होंगी, है ना, मोर देन टू फिगर्स। अब चाहे मोर देन टू फिगर्स बेटा तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। केस थर्ड बनता है मोर देन टू फिगर, जब हमारे एग्जाम में दो से ज्यादा फिगर होंगी, यानी कि तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, कितनी भी फिगर हो सकती है, लेकिन डाइस होगा एक ही। एक ही डाइस की मल्टीपल फिगर्स आपके सामने होंगी। और इस चैप्टर में चौथा केस क्या बनता है? इस चैप्टर में चौथा केस बनता है जब डाइस की ओपन फिगर आपके सामने होगी। जब डाइस की ओपन फिगर आपके सामने होगी, जैसे कि यहां पर जो आप देख रहे हो डाइस को, वो क्लोज फॉर्म में देख रहे हो, क्लोज फॉर्म में। अगर मैं इस डाइस को ओपन कर दूं तो ये डाइस हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा खुलने के बाद। तो डाइस की ओपन फिगर हमारे सामने होती है। ओपन फिगर का मतलब है जब हम इस फिगर को फोल्ड कर देंगे तो ये क्यूब की शेप लेगा। देखो, जब मैं इस फिगर को फोल्ड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये एक डाइस बन जाएगा, है ना। क्या बन गया? ये एक डाइस बन गया। जब मैं इस डाइस को फोल्ड कर जब मैं इस क्यूब को फोल्ड कर दूंगा तो ये डाइस की ओपन फिगर होती है। ये डाइस की क्या है? ये डाइस की ओपन फिगर है, जिनको फोल्ड करने पर एक क्यूब बन जाता है। देखो, जिनको फोल्ड करने पर क्या बन जाता है? एक क्यूब बन जाता है। तो बेटा ये चौथा केस है कि हमें ओपन फिगर वाले क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। और इस चैप्टर में पांचवा केस क्या बनता है? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। इस चैप्टर में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मतलब भाषा पे आधारित प्रश्न। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मतलब भाषा पर आधारित प्रश्न। तो इस पूरे चैप्टर में टोटल 5 केस बनते हैं। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो बेटा वो क्वेश्चन या तो वन फिगर होगा, या टू फिगर होगा, या मोर देन टू फिगर क्वेश्चन होगा, ओपन फिगर क्वेश्चन होगा, या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपके एग्जाम में यही 5 केस बनेंगे। इन पांचों केस के अलावा छठा केस इस पूरे चैप्टर में ही नहीं है। हम्म आपके एग्जाम में जब डाइस का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? या तो वन फिगर क्वेश्चन आप देखोगे, या टू फिगर क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम में, या मोर देन टू फिगर क्वेश्चन देखोगे, या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, या ओपन फिगर आप देखोगे। अच्छा, ये जो सेकंड केस है, इस सेकंड केस को ध्यान से देखो। इस सेकंड केस को ध्यान से देखो।
जब ये दो फिगर एग्जाम में आपके सामने आ रहे हैं, जब ये दो फिगर एग्जाम में आपके सामने आ रहे हैं, टू फिगर जब आ रहे हैं एग्जाम में, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर ऐसी कितनी सरफेस है जो आपको कॉमन दिखाई दे रही है? सर जब मैं डाइस को दो बार देख रहा हूं तो मुझे एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन दिखाई दे रही है। क्या ये जरूरी है कि जब भी आप डाइस को दो बार देखोगे, जब भी आप डाइस को दो बार देखोगे हमेशा एग्जैक्टली एक फिगर कॉमन होगी? क्या ये जरूरी है कि डाइस को दो बार देखने पर हमेशा एक सरफेस कॉमन होगी? सर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जब भी हम डाइस की दो फिगर देख रहे होंगे हमेशा हमारी एक फिगर एक सरफेस कॉमन होगी। अगर मैं केस सेकंड को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो केस सेकंड के अंदर भी कुल मिला के तीन केस बनते हैं। पहला केस बनता है व्हेन देयर इज पहला केस बनता है व्हेन देयर इज नो कॉमन, यानी कि जब भी आप एक डाइस को दो अलग अलग एंगल से देख रहे होंगे तो हो सकता है दोनों बार आपको एक भी सरफेस कॉमन दिखाई ना दे। जैसे कि पहली बार आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया एक दो तीन, और इसी डाइस को दोबारा से देखा तो आपको दिखाई दिया चार पांच छह। तो पहला केस बनता है बेटा टू टू फिगर में व्हेन देयर इज नो कॉमन। जैसे कि आप डाइस को देखो बेटा, आपको कितनी सरफेस दिखाई दे रही है? तीन सरफेस दिखाई दे रही है। कौन कौन सी? सर मुझे छह दिखाई दे रहा है, सर मुझे दो दिखाई दे रहा है, और सर मुझे एक दिखाई दे रहा है। जब मैं ये डाइस को देख रहा हूं तो मुझे सिक्स भी दिखाई दे रहा है, मुझे टू भी दिखाई दे रहा है, मुझे वन भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसी डाइस को अगर मैं दूसरे एंगल से दिखाऊं, अब देखना क्या सिक्स टू वन में से कोई भी सरफेस आपको दिखाई दी दोबारा? सर मुझे पांच दिखाई दिया, तीन दिखाई दिया और चार। यानी कि जब मैं एक डाइस को दो बार देख रहा हूं तो पहला केस है व्हेन देयर इज नो कॉमन, जब दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन ना हो, व्हेन देयर इज नो कॉमन। दूसरा केस क्या बनता है? व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन, व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन, यानी कि जब भी डाइस को हम दो बार देखेंगे तो दोनों बार देखने पर एग्जैक्टली एक ऐसी सरफेस होगी जो मुझे दोबारा से दिखने लगेगी, है ना? देर इज ओनली वन कॉमन, एग्जैक्टली एक ऐसी सरफेस होगी जो कॉमन होगी। जैसे कि पहली बार देखा मैंने एक दो तीन, दोबारा से देखा तो मुझे दिखाई दिए दो चार छह। देर इज ओनली वन कॉमन, तो यहाँ पर एक ऐसी सरफेस है जो कॉमन है। तो ये बनता है डाइस में दूसरा केस। अच्छा, तीसरा केस क्या बनेगा? व्हेन देयर इज ओनली टू कॉमन, व्हेन देयर आर ओनली टू कॉमन, व्हेन देयर आर ओनली टू कॉमन, यानी कि जब मैं डाइस को दोबारा से देख रहा हूंगा तो एक नहीं, दो दो सरफेस ऐसी होंगी जो मुझे दोबारा से दिखाई दे रही होंगी। व्हेन देयर आर ओनली टू कॉमन, पहली बार देखा एक दो तीन, दोबारा से इस डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया छह तीन दो। यानी कि एक ही डाइस को दो बार देखने पर मुझे कितनी सरफेस दिखाई दी? दो कॉमन सरफेस दिखाई दी। ये बताओ, जब डाइस को मैं दो बार देखूंगा तो या तो दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन होगी, या दोनों फिगर में दो सरफेस कॉमन होगी। इसके अलावा कोई केस बन सकता है? सोच कर देखो, इसके अलावा कोई केस बन सकता है? हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर एक और भी तो केस बन सकता है, जब मैं डाइस को दो बार देखूं तो मुझे तीनों ही सरफेस को दोबारा से दिखने लग जाए। जैसे पहली बार देखा एक दो तीन, दोबारा से देखा फिर से एक दो तीन। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों सरफेस मुझे दिखने लग जाए कॉमन। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, अगर आपको तीनों सरफेस कॉमन दिखाई दे रही है तो बेटा ये दोनों सेम फिगर है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फिर टू फिगर क्वेश्चन नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टू फिगर्स क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन वन फिगर क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पर डाइस की सिर्फ एक ही फिगर आपको दी गई है। तो ये क्वेश्चन बेटा फिर वन फिगर कॉमन हो जाए, मतलब वन फिगर क्वेश्चन हो जाएगा, ना कि टू फिगर क्वेश्चन। ठीक है? तो बेटा ये क्वेश्चन टू फिगर क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन वन फिगर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग सेम है। फिर ये दोनों फिगर अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही फिगर है। तो अब बेटा दोबारा से एक बार रिवीजन करो, है ना? दोबारा से रिवीजन करो, आंखें बंद करो सारे बच्चे, और आंखें बंद करके ये बताओ, अगर एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन आया, अगर आपके एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन आया, ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है ये बताओ? सर मुझे दिखाई दे रहा है वन फिगर क्वेश्चन, सर मुझे दिखाई दे रहा है टू फिगर क्वेश्चन, सर मुझे दिखाई दे रहा है मोर देन टू फिगर क्वेश्चन, सर मुझे दिखाई दे रहा है ओपन फिगर, सर मुझे दिखाई दे रहा है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि एग्जाम में पांच केस बनेंगे, या तो वन फिगर क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा या टू फिगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
है ना, या तो टू फिगर या मोर देन टू फिगर क्वेश्चन या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन या ओपन डाइस, समझ रहे हो। हाँ जी। अगर गलती से टू फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया, अगर गलती से टू फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया, तो टू फिगर क्वेश्चन के अंदर भी तीन केस बनेंगे। देव 1 बजे है क्लास का टाइम, है ना, तो टू फिगर क्वेश्चन में भी, है ना, टू फिगर क्वेश्चन में भी तीन केसेस देखने को मिलेंगे। या तो दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन होगी, या दोनों फिगर में दो सरफेस कॉमन होंगी। तो मुझे लग रहा है ये डाइस चैप्टर का जो ट्रेलर है ये आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। हाँ जी सर, मैं अपनी लाइब्रेरी में रीजनिंग में फर्स्ट आया हूँ। थैंक्स। चलिए, अभी तो लाइब्रेरी में आए हो, पूरे भारत में भी आओगे। बनाओ बनाओ बनाओ, बताओ बताओ बताओ। ये जो डाइस का ट्रेलर आपको मैंने दिखाया, ये अच्छा लगा कि नहीं लगा? आपको लग रहा है कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सर बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में? लग रहा है आपको कि सर जब ये चैप्टर पढ़ा जाएगा तो अल्टीमेट मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में? है ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं आपके अंदर, नहीं आ रही? चलिए साहब, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, एक और चीज बता दूं कि हमारे एग्जाम में जो डाइस आएगा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया, हमारे एग्जाम में जो डाइस आएगा जरूरी नहीं है कि उस डाइस में 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित हों या 1 से लेकर 6 तक के बिंदु हों, ये जरूरी नहीं है। जो एग्जाम में डाइस आएगा जरूरी नहीं है कि वो वाला डाइस यही हो जिसमें डॉट्स है। ठीक है, 1 से लेके, है ना, 6 डॉट, जरूरी नहीं है कि हमारे एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन आए। हमारे एग्जाम में ये भी हो सकता है, 1 से लेके 6 तक की संख्या भी हो सकती है। सर हमारे एग्जाम में अल्फाबेट का यूज भी हो सकता है। सर हमारे एग्जाम में सिंबल्स का भी यूज हो सकता है। और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कलर भी लिख सकते हैं, रेड, ब्लू, ऑरेंज। कटिंग ऑफ क्यूब नहीं है बेटा, कटिंग ऑफ क्यूब एक अलग चैप्टर है, समझ रहे हो? कटिंग ऑफ क्यूब एक अलग चैप्टर है, कटिंग ऑफ क्यूब अलग चैप्टर है। तो हमारे एग्जाम में कोई भी डाइस आ सकता है। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर हमारे एग्जाम में ये वाला डाइस आया जिसपे 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं या फिर 1 से लेकर 6 तक के बिंदु हैं, अगर ये वाला डाइस हमारे एग्जाम में आ रहा है तो इस डाइस को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड यानी कि मानक पासा, ठीक है, और एक होता है हमारा जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा या ऑर्डिनरी डाइस, साधारण पासा। अगर 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 मान लो डाइस में 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित है या 1 से लेकर 6 तक के बिंदु हैं, तो डाइस को दो हिस्सों में बांट सकते हो, स्टैंडर्ड और जनरल। अदरवाइज इस डाइस में ना तो कोई स्टैंडर्ड है ना कोई जनरल है ना, या फिर आप कह सकते हो ये सारे के सारे जनरल डाइस है। ये सारे के सारे क्या है? जनरल डाइस है। इनको सबको जनरल डाइस से आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर कोई स्टैंडर्डाइज नहीं होता, यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्डाइज नहीं होता है, कोई भी स्टैंडर्डाइज यहाँ पे नहीं होता। अब हम जानेंगे सर ये स्टैंडर्ड और जनरल डाइस एग्जैक्टली है क्या, मतलब एग्जैक्टली स्टैंडर्डाइज क्या है, स्टैंडर्डाइज होता क्या है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज को छोड़कर दुनिया में सारे पासे जनरल डाइस होते हैं। स्टैंडर्डाइज को छोड़कर दुनिया में सारे पासे क्या होते हैं? जनरल डाइस होते हैं, साधारण पासा होते हैं। तो मानक पासा एक स्पेशल पासा है, ये एक स्पेशल डाइस होता है, ये जो है एक स्पेशल डाइस होता है। और इस डाइस की खास बात क्या होती है? स्टैंडर्ड डाइस की, स्टैंडर्ड डाइस की खास बात ये होती है, कभी आपने लूडो खेला है? लूडो में जो डाइस यूज होता है ना बेटा, वो स्टैंडर्ड होता है। पता है क्यों? क्योंकि उस डाइस की एक खास बात होती है, अगर आप कहीं पे वन डॉट देखोगे ना, वन डॉट किसी भी सरफेस पे, तो जब आप उसके पीछे देख रहे होगे ना तो आपको बेटा 6 डॉट दिखाई देंगे। देख लेना चाहो तो,
जिस डाइस से हम लूडो खेलते हैं, अगर कहीं पे 2 डॉट्स होंगी ना, जब आप उसके पीछे देख रहे होंगे ना तो आपको 5 डॉट्स दिखाई देंगी। अगर कहीं पर 3 डॉट्स होंगे, जब आप उसके पीछे देख रहे होगे तो आपको 4 डॉट्स दिखाई देंगे। यानी कि मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, स्पेशल डाइस वो पासे होते हैं जिसमें प्रत्येक दो विपरीत सतह का सम 7 होता है। प्रत्येक दो विपरीत सतहों का सम, प्रत्येक दो विपरीत सतहों का सम, सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। If every two opposite surfaces sum is equal to 7, if every two opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called a standard dice. If every two, if every two opposite surfaces sum, if every two opposite surfaces sum is equal to 7, is equal to 7, then the dice is called as standard dice. यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं। बस, यानी कि मानक पासा में हमेशा, बेटा मानक पासा में हमेशा एक के पीछे क्या होगा? 6 होगा, दो के पीछे क्या होगा? हमेशा 5 होगा, और 3 के पीछे हमेशा क्या होगा? 4 होगा। मानक पासा एक वो पासा होता है जिसमें 1 और 6 विपरीत होते हैं, 2 और 5 विपरीत होते हैं, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर ऐसा है तो वो पासा मानक पासा है, वरना वरना दुनिया के सारे पासे जनरल डाइस की कैटेगरी में आएंगे, साधारण पासा की कैटेगरी में आएंगे। सिर्फ यही एक है हमारा स्टैंडर्डाइज जिसमें प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। अदरवाइज सारे पासे हमारे जनरल डाइस की कैटेगरी में आते हैं, साधारण पासे की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि ये डाइस आप देख रहे हो, इस डाइस को ध्यान से देखो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये पासा स्टैंडर्ड है या जनरल है? सर, एक हमारे सामने है, दो सर ऊपर है, तीन हमारे राइट हैंड साइड पर है। क्या आप डिफाइन कर सकते हो इज इट स्टैंडर्ड और जनरल? सर, इस डाइस को स्टैंडर्ड और जनरल डिफाइन नहीं किया जा सकता। पूछो क्यों? क्योंकि सर हमें पता नहीं है कि एक के पीछे 6 है कि नहीं है। सर हमें बताओ तो सही कि एक के पीछे 6 है, दो के पीछे 5 है, तीन के पीछे 4 है, तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि ये स्टैंडर्डाइज है। भाई हमें तो पता ही नहीं है किसके पीछे क्या है, तो हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि ये स्टैंडर्डाइज है या ये जनरलाइज है। समझ रहे हो? जैसे कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा दूं, देखो ये 1 है, 1, 1 के अपोजिट क्या है? 1 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट क्या है? 4। तो हम अब ये कंफर्म हो गए कि भैया ये स्टैंडर्ड नहीं है। और दुनिया के जो पासे स्टैंडर्ड नहीं होते वही जनरल डाइस होते हैं। इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड, इफ डाइस is not standard, if dice is not standard, then 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 it is called a जनरल डाइस। यदि पासा मानक नहीं है, यदि पासा मानक नहीं है तब वह एक साधारण पासा कहलाता है। सीधी सी बात है, मानक पासा स्पेशल डाइस होता है जिसमें हर दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अदरवाइज दुनिया में सारे पासे क्या होते हैं? सारे पासे जनरल डाइस होते हैं, है ना। अभी फिलहाल ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ, ठीक है, वो तो मैं आपको स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन समझा रहा हूँ। अभी चैप्टर को शुरू करेंगे बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। अभी तो इस चैप्टर का ट्रेलर हो रहा, अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हो बस, ठीक है। अभी तो सिर्फ आप क्या देख रहे हैं? सिर्फ आप ट्रेलर देख रहे हैं, ट्रेलर, ठीक है। हाँ जी, अभी तो सिर्फ आप ट्रेलर देख रहे हैं। मैंने कई सारे अलग अलग पासे आपके सामने बना दिए। ये पहला पासा, ये अलग अलग पासे हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 6 अलग अलग पासे हैं। पहला पासा जब आपने देखा तो आपको दिखाई दिए 1 2 3, दूसरा पासा देखा तो आपको दिखाई दिए 4 5 6, तीसरा पासा आपने देखा तो आपको दिखाई दिया 1 6 2, फिर आपको दिखाई दिया 3 4 5, और फिर आपको दिखाई दिया 2 3 5, और फिर आपको दिखाई दिया ए बी सी। ठीक है, ये 6 अलग अलग पासे आपको दिखाई दिए। क्या आप बता सकते हो इन 6 पासों में से, 6 पासों में से बेटा जो हमारी मेन रीजनिंग की बुक है वो ये वाली बुक है, चैप्टर वाइज, जिसमें सारी ट्रिक्स, अप्रोच, सब कंसेप्ट, सब कुछ है। ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, बुक स्केप सब जगह अवेलेबल है। और इस बुक पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है फ्लिपकार्ट पर। इस बुक को आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से, और अभी हैवी डिस्काउंट के साथ ये दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।
ये दोनों बुक आप हैवी डिस्काउंट के साथ फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, है ना। 15 अगस्त पे ये डिस्काउंट आया था, जो पूरे इस अगस्त के महीने में रहने वाला है ना। जी हाँ, ये स्पेशल डिस्काउंट आप लोगों के लिए हमने लगाया गया है, ठीक है। ये बुक जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है। इसमें चैप्टर वाइज किताब है, ये चैप्टर वाइज, और इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डाले गए हैं। पहले 2024 के क्वेश्चन, 23 के क्वेश्चन, 22 के क्वेश्चन, 21 के क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि डाइस चैप्टर आप उठाओगे तो जितने भी 2024 में एग्जाम में, उनमें जितने एग्जाम्स में डाइस आया है वो इस बुक से होंगे। फिर 2023, ठीक है जी। चलिए साहब, तो आप ये बताओ, इतने सारे पासे आपके सामने, इनमें से कितने पासे स्टैंडर्ड हैं और कितने पासे जनरल हैं? जल्दी से आइडेंटिफाई करके मुझे बताओ कितने पासे स्टैंडर्ड हैं और कितने जनरल हैं। हम्म। मानक पासा कौन सा है, आपको ये बताना था। कौन कौन से डाइस है जो मानक है? सर, ये जो डाइस है ये मानक हो ही नहीं सकता, ये तो सर जनरल डाइस है। ये जनरल क्यों है? क्योंकि सर ये स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता, इस पे तो 1 से लेके 6 तक की संख्याएं नहीं है, ये स्टैंडर्ड कैसे बनेगा? सर ये डाइस कभी भी स्टैंडर्ड बन ही नहीं सकता, ये 100% जनरल डाइस है। अब आप कहोगे सर आप इतने श्योर कैसे हो? आप इतना श्योर कैसे हो? आप कैसे कह सकते हो कि ये पासा एक साधारण पासा है, ये पासा एक मानक पासा नहीं है? आप ये 100% श्योरिटी कैसे ले सकते हैं? सर मैं इसलिए ले सकता हूं क्योंकि अगर ये स्टैंडर्डाइज होता तो स्टैंडर्डाइज में 2 के पीछे 5 होना चाहिए था। भाई स्टैंडर्डाइज में 2 के पीछे 5 होना चाहिए, 1 के पीछे 6 होना चाहिए, 3 के पीछे 4 होना चाहिए। लेकिन क्या इस डाइस में कभी भी 2 के पीछे 5 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 2 और 5 एक साथ है। भैया 2 और 5 अगर एक साथ आ गए तो 2 के पीछे कभी 5 नहीं आएगा, और 2 के पीछे अगर 5 नहीं आएगा तो ये कभी स्टैंडर्ड कभी नहीं बनेगा। और जब ये स्टैंडर्ड नहीं बनेगा तो हमेशा जनरल डाइस रहेगा। सर आप इस डाइस को देख के इतना श्योर कैसे हो कि ये एक जनरल डाइस है? आप 100% यकीनन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये एक साधारण पासा है? सर ये एक ऑर्डिनरी डाइस है। सर मैं इसलिए यकीन के साथ कह सकता हूं क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में 3 के पीछे 4 होना चाहिए, स्टैंडर्ड डाइस में 3 के पीछे 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 के साथ 4 है। भैया 3 के पीछे अगर 4 होता तो हम मान भी लेते, लेकिन 3 और 4 एक साथ है, इसका मतलब 3 के पीछे 4 कभी नहीं जा सकता, यानी कि ये कभी स्टैंडर्डाइज कभी नहीं बनेगा। और जब स्टैंडर्ड नहीं बनेगा तो हमेशा जनरल रहेगा। सर आप कैसे श्योर हो कि ये जो डाइस है ये एक जनरल डाइस है? आप 100% यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये एक साधारण पासा है? सर मैं इसलिए यकीन के साथ कह सकता हूं क्योंकि अगर ये स्टैंडर्डाइज होता तो 1 के पीछे 6 आना चाहिए, और यहां पर कभी भी 1 के पीछे 6 नहीं आ सकता। बताओ क्या कभी 1 के पीछे 6 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो ये डाइस कभी स्टैंडर्ड नहीं बन सकता, तो ये स्टैंडर्ड नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और जो डाइस स्टैंडर्ड नहीं बन सकते वही हमारे साधारण पासा होते हैं, वही हमारे जनरल डाइस होते हैं।
अब बात करते हैं इस वाले डाइस की। सर एक के पीछे 6 हो सकता है, 2 के पीछे 5 हो सकता है, 3 के पीछे 4 हो सकता है, बट नॉट श्योर। हम कंफर्म नहीं है कि 100% एक के पीछे 6 है। सर एक के पीछे 6 हो सकता है, 2 के पीछे 5 हो सकता है, 3 के पीछे 4 पॉसिबिलिटी है। तो बेटा ये जो डाइस है ये स्टैंडर्डाइज हो सकता है बट नॉट श्योर। तो ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है और ये डाइस जनरल डाइस भी हो सकता है। हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते कि ये 100% स्टैंडर्ड है, नहीं बता सकते। सर 4 के पीछे 3 हो सकता है, 5 के पीछे 2 हो सकता है, 6 के पीछे 1 हो सकता है बट नॉट श्योर। तो ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है और ये जनरल भी हो सकता है बट नॉट श्योर। तो ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड जनरल कुछ भी हो सकते हैं, बट बाकी के सभी जो डाइस है वो 100% जनरल डाइस है। यू आर द बेस्ट टीचर, एक बार में समझ आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं 93 12th में बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपके दिमाग में जनरल और स्टैंडर्ड का भूत उतर गया होगा दिमाग से। अब आपको पता चल गया होगा कि सर ये किसी भी डाइस को देखकर कैसे बताते कि ये स्टैंडर्ड है जनरल है। तो स्टैंडर्ड को हम कंफर्म नहीं कर सकते, पूछो हमारे पास क्योंकि सारे आंसर नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस को कंफर्मेशन के लिए हमें ना सारे आंसर्स पता होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, तभी हम बता सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड है। अदरवाइज हम डाइस पे मोहर नहीं लगा सकते स्टैंडर्ड की। बट इन पे मोहर लग चुकी है कि ये जनरल डाइस है, ये कभी स्टैंडर्ड नहीं बन सकते। ये दोनों स्टैंडर्ड बनाए जा सकते हैं बट ये जनरल डाइस भी हो सकते हैं। तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब तो लाइफ में कोई डाउट नहीं रहेगा स्टैंडर्ड और जनरल डाइस को लेके। अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करें, लेके प्रभु का नाम जय सिया राम है। तो भैया इस चैप्टर में टोटल कितने केस हैं? इस चैप्टर में टोटल 5 केस हैं। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस। तो भैया इस चैप्टर में टोटल 5 केसेस है, 5 केसेस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ जी, केस फर्स्ट, लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। सबसे पहला केस है 1 फिगर क्वेश्चन। सबसे पहले हम बेटा 1 फिगर क्वेश्चन करने वाले हैं। 1 फिगर क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन करो। हम वही क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें डाइस की सिर्फ एक सिंगल फिगर होगी, सिर्फ एक सिंगल फिगर। एक डाइस हमें दिया गया है, इस पे लिखा हुआ है 1, इस पे लिखा हुआ है 2, इस पे लिखा हुआ है 3। हमसे पूछा है फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। हमसे पूछा है 1 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 1 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 1 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 1 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। 1 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा। कंप्लीटली कैसे रहेगा? मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन है 1 के पीछे 4 है, दूसरा ऑप्शन है 1 के पीछे 5 है, तीसरा ऑप्शन है 1 के पीछे 6 है, चौथा ऑप्शन है 1 के पीछे 4, 5 या 6 है, पांचवा ऑप्शन है 1 के पीछे पता नहीं लगा सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, या छठा ऑप्शन है या फिर हमारा छठा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1 के पीछे 4 है, दूसरा ऑप्शन है 1 के पीछे 5 है, तीसरा ऑप्शन है 1 के पीछे 6 है, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है 4 है, दूसरा ऑप्शन है 5 है, तीसरा ऑप्शन है 6 है, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज है ना, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है 4 है, दूसरा ऑप्शन है 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है, चौथा ऑप्शन 1 है। चौथा ऑप्शन 1 है। पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है, चौथा ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन है, पता नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते, ठीक है। हाँ जी, पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन 5 है, तीसरा ऑप्शन 6 है। मैंने सारी की सारी संभावनाएं लिख दी बेटा, जितनी संभावनाएं बन सकती हैं ऑप्शंस की, जितनी ऑप्शंस की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो सारी लिख दी। क्योंकि आपको इस चैप्टर में सीखना है
कि बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करें, हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, डाइस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या सीखना है कि बेस्ट ऑप्शन को चूज कैसे करना है, हम परफेक्ट ऑप्शन को कैसे चूज कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां पर डाइस की एक फिगर हमने दी है, यहां पर डाइस की एक सिंगल फिगर हमने दे रखी है। हाँ सर, बिल्कुल हमने दे रखी है एक सिंगल फिगर, बिल्कुल हमने दे रखी है एक सिंगल फिगर। हम्म हम्म हमने डाइस की एक सिंगल फिगर यहां पे दे रखी है, हमने एक सिंगल फिगर यहां पे डाइस की दे रखी है। क्या आप ये मुझे बता सकते हो कि भैया एक के पीछे क्या होगा? सर मैं कोई जादूगर थोड़ी हूं कि मैं पीछे झांक के बता दूं कि एक के पीछे क्या है। क्या मुझे दिख थोड़ी रहा है एक के पीछे क्या है? हैं? क्या तुम जादूगर हो? क्या तुम बता सकते हो कि एक के पीछे क्या है? सर जब डाइस की एक सिंगल फिगर हमारे सामने है, जब डाइस की एक सिंगल, बेटा थोड़ा सा मैनेज करो टाइम को लेके यार, करियर में थोड़ी सी देखो ये दिक्कत होती है, किसी ना किसी टाइम पे किसी ना किसी टीचर की क्लास मर्ज होती है, मतलब कोलैप्स कर जाती है, तो थोड़ा हमें खुद मैनेज करना है इस चीज को लेकर। यहां पर एक डाइस की बेटा एक सिंगल फिगर आपके सामने है, एक बार एक दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहा है, तीन दिखाई दे रहा है, तुम्हें एक दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहा है, तीन दिखाई दे रहा है, तुम्हें एक दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहा है, तीन। क्या तुम जादूगर ओपी शर्मा हो कि एक के पीछे क्या है तुम बता दोगे? एक बच्चा कह रहा है एक के पीछे छह है, चलो इस बच्चे का मैं भूत उतारता हूँ, एक के पीछे छह, बताइए जरा एक के पीछे छह है भाई, क्या तुम्हें एक के पीछे छह दिखाई दे रहा है? तो बेटा जब एक सिंगल फिगर हमें दिखाई दे रही है तो हम बता ही नहीं सकते कि इसके पीछे क्या होगा, क्योंकि ये सरफेस बेटा छिपी हुई है, हमें कुछ नहीं पता, एक सिंगल फिगर से हम कुछ नहीं बता सकते कि एक के पीछे क्या है। हाँ इतना जरूर बता सकते हैं, इतना जरूर बता सकते हैं कि ये तीनों फिगर बेटा एक साथ रहेंगी, ये तीनों फिगर एक साथ रहेंगी, वन टू थ्री, ये तीनों एक साथ रहेंगी, वन टू थ्री। इन तीनों के विपरीत, इन तीनों के विपरीत बाकी के तीन संख्याएं होंगी, और बाकी के तीन संख्याएं कौन सी होंगी? चार पांच छह। बेटा ऐसे करना है जैसे मान लो, है ना, मान लो आप 2:30 बजे फ्री हो, तो आप 1 बजे, मान लो दो टीचर की क्लास लग रही है, तो आप किसी भी एक टीचर की क्लास 1 बजे लाइव देखो, और 2:30 बजे अगर आप फ्री हो तो आप जो दूसरा टीचर रह गया 1 बजे वाला, आप उसकी क्लास 2:30 बजे देखो रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, आपको ऐसे लगेगा कि आप बिल्कुल लाइव देख रहे हो। बट रेगुलर टाइम आपका सेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेली आप चेंज करो, कभी 2:30 बजे देख रहे हो, कभी 3:30, कभी 4, कभी 6, ऐसे नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लो कोई भी, आप उस टाइम पे उस टीचर की क्लासेस देखो, है ना। आई ऑब्टेन द इंस्पायर स्कॉलरशिप 60,000 पर एनम यूपी बोर्ड एग्जाम। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। हाँ जी, चलिए साहब, हेलो, बताओ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम कंफर्म तो नहीं कह सकते ना कि एक के पीछे क्या है, बट एक के पीछे सर चार भी हो सकता है, एक के पीछे पांच भी हो सकता है, एक के पीछे छह भी हो सकता है, एक के पीछे चार भी हो सकता है सर, एक के पीछे चार भी हो सकता है, पांच भी, छह भी। बट एक के पीछे कभी दो या तीन नहीं होगा, एक के पीछे कभी दो या तीन नहीं होगा। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन इज ईदर 4, 5 और 6, क्योंकि यहां पर हमने तीनों पॉसिबिलिटीज का यूज कर लिया भैया, एक के विपरीत क्या है? ईदर 4, 5 और 6, तीनों पॉसिबिलिटी का यूज कर लिया, तो कैन नन ऑफ दीज और कैन नॉट बी डिटरमाइन से बेहतर जो ऑप्शन है वो ये वाला ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे इधर 4, 5, 6 नहीं है, तो इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो नन ऑफ दी से जो बेहतर ऑप्शन है वो कैन नॉट बी डिटरमाइन है। यहाँ पे ना तो इधर 4, 5, 6 है, ना कैन नॉट बी डिटरमाइन है, इसीलिए हम ऑप्शन चूज करेंगे नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं है। और यहां पर बेटा मजबूरी है, क्योंकि एक के पीछे कभी दो नहीं हो सकता, दो तो एक के साथ है, एक के पीछे कभी तीन नहीं हो सकता, क्योंकि तीन तो एक के साथ है, एक के पीछे खुद एक नहीं हो सकता, तो यहां पर मजबूरी है एक के पीछे चार ऑप्शन को चूज करना।
सर एक के पीछे चार होगा, ये कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, बट दो तीन कभी नहीं हो सकते। और एक के पीछे जो चार है वो पॉसिबिलिटी है, बट पॉसिबिलिटी के साथ कैन नॉट बी डिटरमाइन को बेस्ट ऑप्शन मानते हैं। तो यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन बेस्ट ऑप्शन होगा, ना कि फोर। यहाँ पर तो बेटा फोर को चूज करना मजबूरी थी, बाकी के तीन ऑप्शन डेफिनेट फॉल्स है। यहाँ पर फोर को चूज करना मजबूरी नहीं है, इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, सर एक के पीछे का भी दो तो नहीं हो सकता। अब यहां पर कौन सा ऑप्शन चूज करोगे कि चार है, पांच है, छह है? तो आपको लग रहा होगा सर ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, क्योंकि तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक। लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, पता है क्यों? ये प्रिंटिंग मिस्टेक इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो डेफिनेट आंसर पूछना चाह रहा है, इसका मतलब ये है वो ये एज्यूम कर रहा है कि ये एक स्टैंडर्डाइज है। एग्जामिनर इसको स्टैंडर्डाइज मान चुका है, और मानक पासा है तो एक के पीछे क्या होगा सर, मानक पासा है तो एक के पीछे छह होगा। तब हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तब हमें छह चूज करना पड़ेगा, ना कि चार और पांच। तब हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तब हमें छह ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बेस्ट ऑप्शन चूज करना आप लोगों को आ गया होगा। बेस्ट ऑप्शन चूज करने में जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई होगी। क्या आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करने में तकलीफ हुई? नहीं हुई होगी। तो जो वन फिगर क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पर हम डेफिनेट रिजल्ट नहीं दे सकते। वन फिगर क्वेश्चन में डेफिनेट आंसर कभी जिंदगी में आ ही नहीं सकते, है ना? वन फिगर क्वेश्चन में डेफिनेट आंसर कभी नहीं आ सकते। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन। यदि इस पासे में एक से लेके छह तक की संख्याएं अंकित हैं, एक से लेके छह तक की संख्याएं अंकित हैं, तब बताओ एक के विपरीत क्या होगा। पहला ऑप्शन है तीन होगा, एक के विपरीत। दूसरा ऑप्शन है तीन या पांच होगा। तीसरा ऑप्शन है पांच या चार होगा। और चौथा ऑप्शन है तीन, चार या पांच होगा। ठीक है, हाँ जी। एक के पीछे दो होगा, एक के पीछे छह होगा, एक के पीछे तीन होगा, या एक के पीछे एक होगा। एक के पीछे दो होगा, एक के पीछे छह होगा, एक के पीछे तीन होगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन। एक के पीछे तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, या छह होगा। बताओ, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी, बेस्ट ऑप्शन। और देखो, अगर ये डाइस की सिंगल फिगर है तो तुम पीछे झांक के नहीं बता सकते कि किसके पीछे क्या आना है। अगर ये डाइस की सिंगल फिगर है तो तुम्हें ये जरूर पता है कि एक, दो और छह ये तीनों एक साथ रहेंगे, और इन तीनों के विपरीत बाकी की तीन संख्याएं हो गई, तीन, चार और पांच। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन, देन योर आंसर विल बी ईदर थ्री, फोर और फाइव। फाइंड द नंबर अपोजिट टू टू, देन योर आंसर विल बी ईदर थ्री, फोर और फाइव। अपोजिट टू थ्री, भैया तीन के पीछे एक, दो, छह। तीन के पीछे क्या होगा, एक, दो, छह। अपोजिट टू फोर, चार के पीछे क्या होगा, एक, दो, छह। ठीक है, अपोजिट टू फाइव, पांच के पीछे क्या होगा, वन, टू, सिक्स। वन, टू, सिक्स। अपोजिट टू सिक्स, छह के पीछे क्या होगा, थ्री, फोर, फाइव। छह के पीछे क्या होगा, थ्री, फोर, फाइव। तो हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन, या तो तीन होगा, या चार होगा, या पांच होगा। या तो तीन होगा, या चार होगा, या पांच होगा, बट कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, है ना? एक के पीछे कभी दो छह नहीं हो सकता, एक के पीछे एक खुद नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन एक के पीछे तीन होगा। एक के पीछे कभी दो छह नहीं हो सकता, तीन आने की संभावना है, बट यहां पर हम कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन का चूज करेंगे। अब यहां पर क्या चूज करें? यहां पर तो फिर फंस गए। सर एक के पीछे तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। अब ये मत कहना सर पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, इसको स्टैंडर्डाइज मान के एक के पीछे छह कर दिया था। लेकिन ये गलती यहां मत करना, इसको स्टैंडर्डाइज मान के एक के पीछे कभी छह मत कर देना, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक के पीछे कभी भी जिंदगी में छह नहीं आ सकता, क्योंकि एक और छह ये दोनों एक साथ हैं, और डाइस में जो एडजेसेंट सरफेस होते हैं वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते। डाइस में जो एडजेसेंट सरफेस होते हैं वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते, नेवर। जिंदगी में कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते। तो एक के पीछे तीन, चार, पांच में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, सबके नंबर मिल जाएंगे। ये वाकई में प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक। यहां पर वाकई में इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करो, सबके मार्क्स आपको मिल जाएंगे।
चाहे 3 चूज कर लो, चाहे 4, चाहे 5, बट 6 चूज मत कर लेना क्योंकि 6 तो 1 के साथ है। ठीक है, तो वन फिगर क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है? वन फिगर क्वेश्चन में डेफिनेट आंसर नहीं निकलता है, वन फिगर क्वेश्चन में डेफिनेट आंसर नहीं निकलता है। ए एफ सी। ए एफ सी। यदि यदि बी निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? If B is at bottom, then what will be at top? What will be at top? If B is at bottom, then what will be at top? है ना? और इस डाइस में ए से लेकर एफ तक 6 अलग अलग लेटर 6 अलग अलग सरफेस पर है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है एफ, तीसरा ऑप्शन है सी, चौथा ऑप्शन है ए एफ सी। पहला ऑप्शन है डी, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है ई डी एफ, चौथा ऑप्शन है ए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है ई, तीसरा ऑप्शन है एफ, चौथा ऑप्शन है नहीं, एफ नहीं, ए ई डी बी। हाँ जी बेटा, ये भी सिंगल फिगर क्वेश्चन है, तो सिंगल फिगर क्वेश्चन में आप कंफर्म आंसर तो दे नहीं सकते। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इफ बी इज एट टॉप, सॉरी, इफ बी इज एट बॉटम देन व्हाट विल बी एट टॉप। यदि बी निचली सतह पर है, यदि बी निचली सतह पर है तब भैया ऊपरी सतह पर क्या होगा? यदि बी सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर क्या होगा मेरे जिगर के टुकड़ों? सर इनडायरेक्टली हमसे पूछना चाह रहा है कि फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू बी। इनडायरेक्टली हमसे पूछना चाह रहा है कि बी के विपरीत क्या है। अच्छा, बी के विपरीत क्या है कैसे पता चलेगा? ये 3 लेटर एक साथ रहेंगे हमेशा, ए एफ सी, और इन तीनों लेटर के विपरीत बाकी के जो 3 लेटर बच गए। अच्छा, बाकी के 3 लेटर कौन कौन से बच गए? बाकी के 3 लेटर बच गए बी, डी और ई। बाकी के 3 लेटर बच गए बी, डी और ई। तो हमसे पूछा फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी। बेटा बी के विपरीत क्या होगा? तो बी के विपरीत कभी भी डी और ई नहीं हो सकता, बी के विपरीत ए भी हो सकता है, बी के विपरीत एफ भी हो सकता है, और बी के विपरीत सी भी हो सकता है। तो बी के विपरीत ए एफ सी में से कुछ भी हो सकता है, बी के विपरीत ए एफ सी में से कुछ भी हो सकता है, बी के विपरीत ए एफ सी में से कुछ भी हो सकता है। ए एफ सी कभी भी डी नहीं हो सकता, कभी भी डी नहीं हो सकता, बट ए कंफर्म आंसर नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बी के विपरीत कभी भी बी खुद नहीं होगा, डी खुद नहीं होगा, ई खुद नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन बी के विपरीत क्या है? बी के विपरीत ए है, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग बेस्ट ऑप्शन चूज करना समझ गए कि किस तरीके से हमें दिए गए विकल्पों में से, है ना, सबसे बेहतर विकल्प का चयन करना है ना, बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करना है, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अब हम कैसे बताएं कि बेस्ट। तो वन फिगर जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, वो ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं, हमें बस बेस्ट ऑप्शन चूज करना है वन फिगर क्वेश्चन में, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जो केस सेकंड है, केस सेकंड में बेटा कितने केस थे? व्हेन 2 फिगर्स आर गिवन। बेटा केस सेकंड था जब एक ही डाइस की 2 पिक्चर दी जाती हैं। इसके अंदर कितने केस थे? नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। तो जो इसके अंदर सबसे पहला केस है ना, नो कॉमन वाला, ये नो कॉमन वाला केस भी बेटा वन फिगर की तरह ही है, सेम एज वन फिगर। ये है सेम एज वन फिगर।
जैसे वन फिगर क्वेश्चन बना रहे हो ना, वैसे ही बेटा नो कॉमन वाला क्वेश्चन बनाना है, बिल्कुल सेम उसी मेथड से, बिल्कुल सेम उसी मेथड से जैसे कि मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। एक ही पासे की दो अलग अलग सतह है, आप दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस। पहली बार देखा तो 1 2 3, और दोबारा से जब हमने इस डाइस को देखा तो हमें दिखाई दिए 4 5 6। हाँ जी, दोबारा से देखा। देखो जो ई है ना, ई तो बी के साथ है, बी और ई दोनों एक साथ है, बी और ई दोनों एक साथ है, तो बी के विपरीत कभी भी ई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ई। यहां पर एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां है। पहली बार तुमने डाइस को देखा तो तुम्हें दिखाई दिया 1 2 3, दोबारा से देखा इसी डाइस को तो तुम्हें दिखाई दिया 4 5 6। तो ये क्वेश्चन बेटा सेम एज वन फिगर, यानी कि ये जो 1 2 3 है ये हमेशा एक साथ रहेंगे, और इनके विपरीत बाकी की जो 3 नंबर है वो आ जाएंगे। ठीक है, बाकी के 3 विपरीत आ जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4, 4 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, तो भैया 4 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत 3 है, या 4 के विपरीत 1 2 3 में से कुछ भी आ सकता है। 4 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत 3 है, 4 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत 6 है, या 4 के विपरीत है कैन नॉट बी डिटरमाइन। 4 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत 6 है, 4 के विपरीत खुद 4 है, या 4 के विपरीत 2 है। जल्दी से बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, नो कॉमन वाला जो क्वेश्चन है, ये नो कॉमन वाला भी क्वेश्चन सेम एज वन फिगर। जैसे कि वन फिगर क्वेश्चन में हम डेफिनेट आंसर नहीं दे पा रहे थे, वैसे ही बेटा टू फिगर में नो कॉमन में भी हम डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। इस एक के विपरीत 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी, 2 के विपरीत 4 5 6, 3 के विपरीत 4 5 6, 4 के विपरीत 1 2 3, 5 के विपरीत 1 2 3, 6 के विपरीत 1 2 3, कुछ भी आ सकता है। तो अपोजिट टू 4, भैया 4 के पीछे क्या होगा, 4 के पीछे इनमें से कोई भी होगा, 4 के पीछे 5 और 6 नहीं हो सकते। 4 के पीछे या तो 1 होगा या 2 होगा या 3, लेकिन 4 के पीछे कभी भी 5 और 6 नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ जी, 4 के विपरीत कभी भी 5 और 6 नहीं हो सकते। 4 के विपरीत 1 2 3 में से कुछ भी आ सकता है, 4 के विपरीत 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन 5 और 6 कभी नहीं आ सकते। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। 4 के विपरीत कभी भी 5 और 6 नहीं आ सकते, 4 खुद नहीं आ सकता। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी 2 इज द राइट आंसर है। ऑप्शन डी 2 इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हाँ बेस्ट ऑप्शन चूज करना समझ पा रहे होंगे कि कैसे डाइस चैप्टर के अंदर देखो सारा खेल बेटा बेस्ट ऑप्शन के लिए, फिर मार्क्स मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे आपको, है ना, फिर मार्क्स मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन ये है, एडजेसेंट टू एडजेसेंट टू एट द रेट के निकट, ना 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 ना, एडजेसेंट तो कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जब हमें अपोजिट ही नहीं पता तो हम एडजेसेंट कैसे बताएं। हाँ 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 हाँ, बनाते हैं एडजेसेंट टू एट द रेट के निकट इनमें से क्या हो सकता है, बन जाएगा क्वेश्चन। बेस्ट ऑप्शन चूज करना, बना देंगे। पहला ऑप्शन है परसेंटेज इंडियन रुपी कॉपीराइट हैज, दूसरा ऑप्शन है परसेंटेज इंडियन रुपी कॉपीराइट डॉलर,
तीसरा ऑप्शन है परसेंटेज इंडियन रुपी कॉपीराइट एट द रेट। चौथा ऑप्शन है परसेंटेज इंडियन रुपी, परसेंटेज इंडियन रुपी और परसेंटेज इंडियन रुपी डॉलर और हाँ जी, बताओ 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 बताओ, इनमें से कौन है जो एट द रेट के निकट है? देखो डाइस में एक तो होती है विपरीत सतह, चार होते हैं निकट। जैसे कि ये जो डाइस आप अपने सामने देख रहे हैं, यहां पर बेटा वन के अपोजिट क्या है? वन के अपोजिट फोर है। यहां पर वन के अपोजिट फोर है, एक के पीछे चार है। बेटा चार को छोड़कर बाकी जितनी सरफेस बची वो सब की सब एक के निकट है। वो सभी की सभी ना किसके एडजेसेंट है? वन के एडजेसेंट है। वो सारी की सारी वन के एडजेसेंट है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, देखो एट द रेट के निकट, अगर मैं एट द रेट के निकट की बात करूं तो दो सरफेस तो कंफर्म है, दो तो कंफर्म है, डॉलर और हैश। डॉलर और हैश तो डॉलर और हैश तो 100% एट द रेट के निकट होंगी। डॉलर और हैश तो 100% एट द रेट के निकट होंगी। बाकी की जो दो सरफेस है वो हम पता नहीं लगा सकते। बाकी की दो सरफेस इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। बाकी की दो सरफेस इन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एट द रेट के निकट डॉलर और हैश, बेटा यहाँ पे हैश है, डॉलर नहीं है। डॉलर और हैश दोनों एट द रेट के निकट होंगी और बाकी की दो इन तीनों में से कोई भी दो हो सकती हैं। तो ऑप्शन डी, ये तीनों ही सरफेस एक साथ बेटा एट द रेट के निकट नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें से तीन में से कोई एक एट द रेट के विपरीत है। इन तीन में से कोई एक एट द रेट के विपरीत है। ठीक है, हाँ जी। डॉलर और एस तो 100% एट द रेट के निकट है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। बाकी की जो दो है वो इन तीनों में से कोई दो है। ठीक है जी, चलिए साहब, तो मुझे लगता है आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। अब हमारी मुलाकात होगी कल ठीक दोपहर 1 बजे। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।